रहीम। साहिबो, डॉक्टर हजरात हमारे लिए मसीहा साबित होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उनके रवैये से अजीब सी उलझन होती है। 2012 में मैं गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में तबादला करा के यहाँ आया, तो कुछ ही दिनों के बाद मैं नमाज फजर के बाद घर पहुँचा तो एकदम मुझे कपकपी सी तारी हुई और मेरा मुंह बजना शुरू हो गया। सर, दांत इतनी तेज़ी से रगड़ रहे थे कि मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि सारे के सारे ये निकल जाएंगे। इस अरसे में मैंने चौधरी ज़फ़र इकबाल, जो मौजूदा प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया के, उनको मैंने फ़ोन किया कि आप अपने भाई डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब को लेके आएँ। तो वो उनको लेके आए और उन्होंने कुछ अद्वियात दी और फिर मुझे मशवरा दिया कि बेहतर है कि आप न्यूरो सर्जरी वार्ड निश्तर में चले जाएं। तो मैं अगले ही दिन अपने प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया मार अहमद यार सयाल के नोटिस में ला के और उन्होंने इधर से डॉक्टर बना के दरख्वास्त चालू कर दी। मैं न्यूरो सर्जरी वार्ड, निश्तर के न्यूरो सर्जरी वार्ड में काजी अब्दुल्ला और अजहर जावेद साहब से मिला। तो उन्होंने कहा कि यह न्यूरो फिजिशन का केस है और आप 29 नंबर वार्ड में फ़हद सलीम मेतला के पास चले जाएं या फिर शाहिद रफ़ीक भट्ट उस शोबा के हेड हैं, उनके पास चले जाएं। मैं गया तो फ़हद सलीम मेतला बड़े अच्छे अंदाज में मिले। मैंने उन्हें बताया कि मैं मॉडल हाई स्कूल के टीचर हूँ और उन्होंने मुझे तसल्ली से चेकअप करने के बाद बताया कि आप डायस्टोनिया के मर्ज़ में मुब्तला हैं। डायस्टोनिया का मर्ज़ ऐसा होता है कि मुंह एक जगह पर ठहरता नहीं है और दांत लगने से आपके मुंह का अंदरूनी हिस्सा बाज़ दफ़ा कट जाता है, ज़ुबान भी बाज़ दफ़ा कट जाती है और दांत घिस जाते हैं। उन्होंने कुछ अद्वियात दी और मैं वो अद्वियात इस्तेमाल करता रहा। काफ़ी अफाका हुआ। फिर बाद में मैंने उनके पास मेडिकेयर मुल्तान में जाना शुरू कर दिया। जब मरीज़ तकलीफ में होता है तो वो आए दिन डॉक्टर बदलने का सोचता है। तो मैंने भी कुछ हफ्तों में कई डॉक्टर तब्दील कर डाले, जिनमें CMH के न्यूरो फिजिशन कर्नल हक नवाज साहब थे। फिर फातिमा मेडिकल सेंटर पे बैठने वाले CMH के साबिक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट कर्नल इनामुल हक मसूद थे। इनके साथ साथ तनवीरुल हसन रमज़ी, इमरान नज़ीर, अजहर जावेद और दीगर डॉक्टर्स के पास मैं एक बार दीगरे गया और आखिरी बार मैं कार्डियोलॉजी सेंटर के हार्ट सर्जन तारक अब्बास साहब के पास भी गया और ये इलाज जारी रहा। दूसरी तरफ 3 माह गुजरने के बाद मेरी छुट्टी मंजूर नहीं हो रही थी, तो मुझे महकमा तालीम खानेवाल की तरफ से ऑर्डर जारी हुआ कि आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल खानेवाल में मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हूँ। मैं मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हुआ तो 10 डॉक्टर बैठे थे। उन्होंने मेरी तमाम रिपोर्ट्स चेक की जो डॉक्टर ने दी थी और मुझसे पूछा कि हुआ क्या था। मैंने उन्हें डायस्टोनिया की जो इलामात होती हैं वो बताई कि मेरे दांत आपस में रगड़ रहे थे और मेरे होंठ अंदर से कट गए थे और मेरा मुंह एक जगह पे ठहर नहीं रहा था और बड़ी अजीब कैफियत थी। और गुज़श्ता 3 माह में मैं मुख्तलिफ़ डॉक्टरों से इसका इलाज करवा रहा हूँ। उन्होंने मेरी बात तसल्ली से सुनी और फिर मुझे कहा कि ठीक है, आप जाइए। और कुछ दिनों के बाद मुझे रिपोर्ट मौसूल हुई कि ये शख्स गलत बयानी से काम लेता है और ये बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बहुत हैरान हुआ और बाद में पता चला कि उस बोर्ड में ना कोई न्यूरो सर्जन था और ना ही कोई न्यूरो फिजिशियन था। और बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से उस दिन मेरे अलावा सारे ही वो लोग टेस्ट देने के लिए गए थे, बोर्ड के सामने पेश हुए थे, जो रिटायरमेंट लेना चाहते थे मेडिकल बेस पे। तो उन्होंने समझा कि मैं भी शायद
मेडिकल बेस पे ए, अपना रिटायरमेंट ही लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने इस ज़ुमरे में मुझे इंतहाई मायूस किया। मैं अगले दिन फिर न्यूरो साइकेट्रिस्ट के पास चला गया। कर्नल इनामुल हक मसूद ने मुझे एक दवाई लिख के दी जो 0.5 थी। मैं नीचे उतरा फातिमा मेडिकल सेंटर से, मेडिकल स्टोर से दवाई ली, तो उस नौजवान ने गलती से मुझे 0.5 की बजाय 5 mg गोलियां दे दी। और मैं 15 दिन खाने के बाद बड़ी अजीब मुश्किल में मुब्तला था। दर्द की वजह से मेरी गर्दन अकड़ चुकी थी और मैं सीधा होकर न चल सकता था, न बैठ सकता था, न बोल सकता था। मैं सीधा मेडिकेयर गया तो वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। मैं फिर 29 नंबर वार्ड में चला गया कि वहाँ फासली मेतला होंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं थे। शाहिद रफ़ीक भट्ट मरहूम उस वक्त मौजूद थे और मैं उनसे जाके मिला। तो ना जाने वो किस मसले की वजह से ऑफिस में तो मौजूद थे, लेकिन इतने गुस्से में थे कि मुझे ऐसा झिड़का कि मुझे यूं लगा कि मैं अपनी लाश हाथों पे उठा के वहाँ से आंखों में आंसू लिए हुए निकला और सीधा फातिमा मेडिकल सेंटर में कर्नल इनामुल हक मसूद के सामने पेश हुआ। यूँ ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो मेरी हालत देख के परेशान से हो गए और कहने लगे कि यहीं खड़े रहिए, आपको ओवरडोज दवाई की वजह से काफ़ी परेशानी है, ये इंजेक्शन आप नीचे जाके लगवाइए। वो 35 रुपए का इंजेक्शन था। और उसने वो इंजेक्शन लगाया तो मैं पौन घंटा तक वहाँ लेटा रहा। पौन घंटे के बाद मेरे जिस्म की तमाम अकड़न ख़त्म हो चुकी थी और मैं बड़ा रिलैक्स था। जब मैं वापस आया तो कर्नल इनामुल हक मसूद मुझे हंस के कहने लगे कि उस कमबख्त की गलत डोज ने आपका सत्यानाश करके रख दिया। कहाँ 0.5 और कहाँ 5 mg, और पता नहीं आप बच कैसे गए। मैंने कहा कि सर मैं तो इतनी तकलीफ़ में था कि रात मैं सो न सका, और फिर रहती सहती कसर डॉक्टर शाहिद रफ़ीक भट्ट ने निकाल दी और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा। मैंने कहा बाज़ दफ़ा पहले भी ऐसा हल्का सा झटका लगा कि मुझे इतनी जकड़न और अकड़न महसूस हुई। तो वो कहने लगे कि ये एक ही इंजेक्शन होता है जो ज़िंदगी में लगता है, प्लीज़ आप मुझसे ना पूछें। मेरे ज़हन में था कि 35 रुपए का तो इंजेक्शन आता है, मैं और ले लूँगा और कभी कभी इस्तेमाल कर लिया करूँगा, लेकिन उन्होंने मुझे रोक दिया और बाकी अद्वियात मुझे दे दी। मैं जब यहाँ वापस आया तो ज़ाहिर है परेशानी तो मुझे भी थी, मेरे अहबाब को भी थी। चंद दिन के बाद मलिक अमीर हुसैन जो साबक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जहानिया और खानेवाल थे, और इसके साथ साथ पंजाब टीचर यूनियन के सदर अब्दुल तारक नियाज़ी, ये मेरे पास तीमारदारी के लिए आए। तो मैंने उन्हें सारी सूरत हाल बताई तो उनकी मुदाखलत से मेरी वो छुट्टी मंजूर हुई। और यकीन करें कि मैं उस बोर्ड के फ़ैसले पर आज तक हैरत ज़दा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया। फिर एक ही बात जहन में आती है कि चूँकि उस बोर्ड में कोई न्यूरो फिजिशियन नहीं था, कोई न्यूरो सर्जन नहीं था, और बेशतर लोग वहाँ मेडिकल बेस पर रिटायरमेंट के ख़्वाहां थे, तो उन्होंने भी मुझे इसी ज़ुमरे में शुमार करते हुए रिजेक्ट किया और मेरे बारे में वहाँ लिख दिया कि ये शख्स गलत बयानी से काम ले रहा है, कोई डायस्टोनिया नहीं है, कोई फालज नहीं है। और बंदा उनसे पूछे कि मैं उस वक्त तक लाखों रुपए की अद्वियात इस्तेमाल कर चुका था और आज भी ये सिलसिला जारी है। तो आज मुझे एक ख़याल आया कि मैं ये बात आप लोगों तक पहुंचाऊं ताकि कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो, और अगर ऐसा हो तो मेरी मिसाल को सामने रखते हुए
آپ پھر اس کا مناسب تدارک کر سکیں۔ وسلام۔